हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज जो हम क्लास लेके आए हैं प्राचीन काल भारत, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं प्राचीन काल भारत, वो इसी का आज हम लेके आए हैं जो लास्ट स्थिति में हम लोग चल रहे हैं अब, ठीक है। जो कि आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें क्या हुआ था। इससे पहले आपको गुप्त काल के बारे में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, जो दक्षिण भारत का इतिहास कैसा रहा, इसी टाइम में कौन सा वंश उभरा था। तो दक्षिण भारत का इतिहास में जो आया था वो संगम काल आया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में जो एक इतिहास आया था वो क्या था, दक्षिण भारत का जो संगम काल के नाम से प्रसिद्ध था। और संगम काल जो कहाँ पे था, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। जो ये इसमें जिसमें 3 राज्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें था चोल, चेरा और पांड्य वंश। ये 3 वंश जो है दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उभरा था, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जो संगम वंश के बारे में। इस वंश का माना जाता है कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक चला था ये वंश, ठीक है। संगम काल चला था, ठीक है। इसका परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में संगम काल का संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका सभा कहाँ हुआ था ये पढ़ेंगे, उसके बाद में चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसमें चेर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पांड्य राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय। संगम काल के परिचय क्या था। भारतीय प्रियद्वीप का दक्षिण छोर में जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, इसी टाइम क्या हुआ था, ये दक्षिण छोर में पड़ता है, संगम काल उभरा था और संगम काल का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है। इसका ये 3 राज्य कौन कौन सा उत्पत्ति हुआ था, चोल, पांड्य और चेरा। ये 3 राज्य सबसे ज्यादा ये हुआ था, विख्यात हुआ था, ठीक है। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संगम जो है किस भाषा का एक शब्द है, कोई भाषा का होता नहीं। ये संगम एक संस्कृत भाषा में भाषा बोला गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है, याद रखिए। हम लोग का इसका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है ये हम देखते हैं। अशोक का द्वितीय अपलेख से हम लोगों को पता चलता है चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतोपुत्र का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है क्या, जो अशोक का द्वितीय अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो किसके बारे में मिलता है, चोल के बारे में मिलता है, पांड्य के बारे में, केरलपुत्र और सतोपुत्र का उल्लेख इसमें मिलता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो था ये तो, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत में ये चल रहा था, ये वंश उभरा था, ये राज्य दक्षिण भारत का था, तो वहाँ का जो भी शासन करेगा, जो भी कवि रहेगा, वो क्या है, दक्षिण भारत का रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते कवि। यहाँ पे क्या होता, संगम तमिल का कवियों का सभा हुआ था, याद रखिएगा। कोई भी होता क्या, जब उस टाइम दक्षिण भारत में एक कवि सम्मेलन हुआ था, बहुत सारा कवि आया था, तमिल कवि आया थे, उसने एक सभा किया जिसमें बहुत सारा रचना की, कविताएं की रचना की, बहुत साहित्य की रचना किया था, ठीक है, तमिल कवियों ने, ठीक है। तमिल की साहित्य की रचना की, जिसमें संगम साहित्य कहा गया है, ठीक है, जिसको संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी से हम लोग को संगम काल के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो संगम काल के बारे में हम लोग का, और इसके बाद में यहाँ ये जो हुआ था, ये कहाँ पे अध्यक्षता हुआ था, ये संगम सभा कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में माना जाता है क्या, जो पांड्य का जब शासन चल रहा था उसी टाइम में इसका अध्यक्षता हुआ था और उसी टाइम में इसका सभा हुआ था, ठीक है। तो संगम काल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अगस्त ऋषि था, याद रखिएगा। उसका स्थान क्या था, मदुरई, ठीक है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। उसमें संख्या कितना सदस्य कवियों भाग लिया था, 549 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था, ठीक है। पहला अध्यक्ष जो हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, अगस्त ऋषि के, और स्थान कहाँ पे, मदुरई में। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, जो पहला संगम काल का प्रथम सभा कहाँ पे हुआ था, तो मदुरई में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय किसके अध्यक्षता में हुआ था, तोल का पियर के अध्यक्षता में। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता, अगस्त ऋषि के बारे में भी लिखा रहता। तो आप याद रखिएगा, जो दिया रहेगा उसके ऊपर में कोई बुक में भी दिया रहा है, अगस्त ऋषि का भी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है।
उसके बाद स्थल कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था, याद रखिए कपाटपुरम में दूसरा अध्यक्षता हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या कितना था? 49 सदस्यों की संख्या था, ठीक है। तृतीया कहाँ पे हुआ था? नकीरकीरी में हुआ था, नकीरकीरी में हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी मदुरई में पड़ता है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा सदस्यों की संख्या कितना है? 49 है, याद रखिएगा। तो ये हम जो पढ़े हैं संगम काल के सभा कहाँ पे हुआ था, स्थान कहाँ पे आता, ठीक है, उसका अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इस चीज से, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें जो राज्य उभर के आया, कौन कौन सा राज्य आया, किस तरह से आया, कौन उसका शासक रहा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? चोल राज। चोल राज दक्षिण भारत में कहां पड़ता था? यह राज्य पेनार और वेलार नदियों के बीच में मध्य में पड़ता था, याद रखिए। पेनार और वेलार जो नदी था उसके मध्य में स्थित था, क्या? चोल राज, ठीक है। ये इसका प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछा गया। इसका चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह से बहुत क्वेश्चन आता था, प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। राजधानी शुरू में कहाँ पे था? मनलूर था, और उसके बाद में लास्ट में जो हुआ था चोल राज्य का राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है उसका राजधानी कहाँ पे था, तो आप याद रखिए पुहार या कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता। शुरू का पूछेगा तो मनलूर था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका प्रमुख शासक कौन था? चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकल था, याद रखिएगा। प्रमुख शासक जो था, बहुत शक्तिशाली शासक था चोल वंश का, कौन था? करिकल था, याद रखिएगा। इसने एक युद्ध लड़ा था चोल राज्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था वैनिन युद्ध हुआ था, जो श्रीलंका पर उसने विजय प्राप्त कर लिया था। श्रीलंका पर भी उसने विजय प्राप्त कर लिया था, कौन? चोल राज्य, ठीक है। चोल का जो शासक था कौन था? बहुत ये शक्तिशाली शासक कौन था? करिकल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा शासक राज्य कौन सा है? चेर राज। यह राज्य कहाँ पे पड़ता है? यह राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में था। ये कहाँ पे था? पांड्य जहाँ पे राजस्थान, उसका उत्तर पश्चिम में था, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ पे? करवर या अथवा वज्जी था, याद रखिए। वज्जी या करवर था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष, याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष, याद रखिएगा। प्रमुख शासक कौन था? सेन गुटवन था, याद रखिए। सेन गुटवन था इसका प्रमुख शासक माना गया, ठीक है। सेन गुटवन ने चेर राज्य में क्या क्या स्थापित किया था? कनवी पूजा या पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। क्या कौन सा पूजा स्टार्ट किया? पत्नियों का पूजा और कनवी पूजा का जो देन है, किसका देन है? सेन गुटवन का है, याद रखिएगा। सेन गुटवन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेन गुटवन ने कौन सा प्रथा चलाया था? उसने कनवी पूजा और पत्नी पूजा चलाया था, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में तीसरा क्या राज्य उभर के आया? पांड्य राज। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसने ये कहाँ पे पड़ता था? भारतीय प्रद्वीप का सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भाग में पड़ता है, याद रखिएगा। सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में ये स्थित है, याद रखिएगा। इसके राजधानी कहाँ पे था? मदुरा था। मदुरा इसका राजधानी था। पांड्य का राजधानी कहाँ पे था? मदुरा था, याद रखिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली, याद रखिएगा। हम पहले बताते हैं चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। उसके बाद चेर का क्या प्रतीक चिन्ह था? धनुष। और पांड्य का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो मछली था, याद रखिएगा, क्योंकि मछली इसका प्रतीक चिन्ह था। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये मेगास्थनीज ने राज्य का उल्लेख मबर नाम से किया है। ये जो राज्य था उसमें मेगास्थनीज ने इस राज्य का उल्लेख किस नाम से किया था? मबर नाम से। बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो मेगास्थनीज जो था पांड्य राज्य का किस नाम से उल्लेख किया? किस नाम से क्या है? मबर नाम से उल्लेख किया है, याद रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे जो पांडे में जो था उस किसका शासन ज़्यादा चलता था? स्त्रियाँ का। यहाँ पे राजा कौन बनता था? स्त्रियाँ राजा बनता था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा राजा आए थे। ठीक है, बहुत सारा राजा यहाँ पे राज्य किया था। इसमें एक प्रमुख राजा था जिसका नाम क्या था? नेडियोन। नेडियोन जो था वो सबसे प्रमुख शासक माना जाता है, जिसने उसने समुद्र पूजा भी करवाया था। समुद्र पूजा जो करवाया था कौन क्या था? नेडियोन जो था उस समुद्र पूजा करवाया था। किसमें? पांड्य राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन क्या था? अगस्त ऋषि को माना जाता। मतलब आर्यकरण जो किया था, मतलब कि वो कौन किया था? अगस्त ऋषि को माना, क्योंकि अगस्त ऋषि क्या था? पांड्य उसी टाइम में क्या हुआ था? अध्यक्षता भी किया था। हमको आपको बता चुके हैं जो पांड्य के राज्य के टाइम में ही क्या हुआ था? सभा लगा था। ठीक है, तमिल के प्रमुख देवता कौन था? याद रखें, मुरुगन या सुब्रमण्यन देवता के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो मुरुगन उनका प्रमुख देवता था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था इसके बारे में। यहाँ पे क्या था? राजतंत्र या वंशागम था। मतलब यहाँ पे राजा का शासन चलता था, वंश का शासन चलता था। ठीक है, जो वंश का राजा वही बनेगा। मतलब शर्मा है तो शर्मा का बेटा शर्मा ही रहेगा, यही वंश से वंश का चलता आएगा। ठीक है, तो वंशागम था। और यहाँ पे क्या होता? प्रजा को किस नाम राजा जो था प्रजा को अपना बेटा के तरह, अपना संतान के रूप में उनको मानते थे। याद रखिएगा, उस टाइम बहुत अच्छा ये शासन चल रहा था, माना जाता है। जो मतलब कि राजा यदि किसी प्रजा या अपने संतान के रूप में देखता है प्रजा को तो अच्छा बात था। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था ऐसा था। राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मतलब भू राजस्व जितना आपका उत्पादन होगा उसका 1/6 भाग आपको देना पड़ेगा भू राजस्व। ठीक है, याद रखिए। प्रशासन कहता था राजस्व, वहाँ पे क्या था? मतलब कि वहाँ पे राजा को क्या राजस्व मिलेगा तभी तो चला प्रजा को देखभाल कर पाएगा। यदि उसके पास राजस्व नहीं रहेगा तो कहाँ से देखभाल करेगा? जैसे आज सरकार के पास टैक्स नहीं हम लोग देंगे तो कहाँ से सरकार हम लोग को देश चला पाएगा? ठीक है, तो वैसे ही क्या होता था, जो राजा को यदि हम लोग राजस्व नहीं देंगे तो उस टाइम कैसे जितना ज्यादा उत्पादन होगा उसका 1/6 आपको देना होगा। ठीक है, कर देना पड़ता था। याद रखिएगा। सामाजिक स्थिति क्या था? यहाँ पे क्या था? तमिल समाज के 4 वर्णों, क्योंकि वहाँ पे क्या था? तमिल समाज ही तो था। दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? तमिल समाज चल रहा था। तो इसी टाइम में तमिल समाज में क्या उसमें क्या था? उसमें 4 वर्ण था, जिसमें अरसर किसको बोला जाता था? शासक को बोला जाता था। उस टाइम भाषा में अरसर नाम से जाना जाता। अरसर किसको? शासक को बोला था। अंडनर किसको बोला जाता? अंडनर ब्राह्मण को बोला जाता था। याद रखिएगा। और वेनिगर किसको बोला जाता था? वेनिगर किसको बोला जाता? वानिक को बोला जाता। ठीक है, और वेलार या वेलाडर किसको बोला जाता था? किसान को बोला जाता है। वेलाल या वेलारर किसको बोला जाता था? किसान को। ये 4 वर्ण जो था ना, ये 4 वर्ण वहाँ पे ये उभर के आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आता है इसमें 4 वर्ण का अरसर का मतलब क्या होता है, अंडनर का मतलब क्या होता है, वेनिगर का मतलब क्या होता है, वेलार का मतलब क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और आपको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, हाँ, आपको जो हम पढ़ाए हैं क्या क्या पढ़ाएं एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको इसका परिचय बताएं संगम वंश का, उसके बाद में इसका सभा कहाँ पे हुआ था, किसके टाइम में हुआ था, उसके बाद चोल राज्य के बारे में पढ़ाएं, उसका प्रतीक चिन्ह पढ़ाएं, चेर राज्य के बारे में पढ़ाएं, उसका प्रतीक चिन्ह पढ़ाएं, उसका पांड्य राज्य के बारे में उसका प्रतीक चिन्ह पढ़ाएं। सारा आपको निचोड़ पढ़ा दिए। ठीक है, इसको यदि कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ना तो यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जरूर इसको जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको जरूर इसमें ध्यान आएगा। ठीक है, और आपको कंपटीशन एग्जाम में जब बैठिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो लोग अगले क्लास नहीं देखें उसको जरूर देखिएगा। अब ये क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग तो पहुँचाइए। ठीक है, कमेंट करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।